इसराइल के बीच में एक लड़ाई चल रही है। ये ईरान इसराइल के बीच की लड़ाई बार बार क्यों होती है? मिडिल ईस्ट इतना अनस्टेबल क्यों रहता है? ईरान इसराइल के साथ पीसफुली क्यों नहीं रह सकता? ईरान एक शिया देश है, उसको इसराइल से क्या प्रॉब्लम है? सुन्नी जो है वहाँ पर वो इसराइल का सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? तो आज के इस वीडियो में हम एक गहरी तरीके से पूरे मिडिल ईस्ट की जानकारी को प्राप्त करेंगे और आई एम श्योर कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको मिडिल ईस्ट को समझने में और ये जो प्रॉब्लम चल रही है वहाँ पर इस प्रॉब्लम को पूरे डीपली अंडरस्टैंड करने में आपको और सहायता मिलेगी। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, मेरे साथ थोड़ा सा बने रहिएगा। देखिए, जब हम बात करते हैं ईरान की, तो ईरान में हम एक चीज़ बड़ा इंपॉर्टेंट देखते हैं। 1979 तक ईरान जो है वो यूएस का एलाई था। अमेरिका का एलाई होने के नाते अमेरिका को उस समय ईरान के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं थी। 1979 में ईरान के अंदर एक रेवोल्यूशन होता है। इस रेवोल्यूशन के बाद ईरान के अंदर एक सरकार बदलती है, एक नई सरकार आती है और ईरानियन रेवोल्यूशन 1979 के बाद सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि ईरान की सरकार अमेरिका से अपना अलायंस तोड़ देती है। इस अलायंस को तोड़ देने के बाद जाहिर सी बात है कि अमेरिका उसका बदला लेना चाहती है। बदला लेने का तरीका एक सिंपल होता है कि उस समय अमेरिका जो है वो इराक का प्रयोग करती है। इराक उस समय अमेरिका का एलाई था। इराक में जो रूलर था उसका नाम सद्दाम हुसैन था। सद्दाम हुसैन खुद तो एक सुन्नी मुसलमान था, लेकिन इराक के ऊपर रूल कर रहा था। इराक एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस स्टडी था उस समय, क्योंकि उसका रीज़न ये है कि इराक में 35% जो पॉपुलेशन थी वो सुन्नी थी, 65% 65% पॉपुलेशन जो थी वो शिया थी। तो आप इस चीज़ को सोच के देखिए कि 35% पॉपुलेशन का एक रूलर, सुन्नी रूलर सद्दाम हुसैन 65% जनता के ऊपर रूल करके उस पूरी पॉपुलेशन को कंट्रोल आराम से कर रहा था। तो अमेरिका ने इराक का फ़ायदा उठाया। ईरान की लोकेशन के बगल में सद्दाम हुसैन को पैसा, बम, बारूद, असला ये सब देकर उसके खिलाफ ईरान के एक लड़ाई मोली, जिसमें वो इनडायरेक्टली इन्वॉल्व था। 1980 से 1980 से ईरान इराक वॉर चालू हुई। 1988 तक ये ईरान इराक लड़ाई चलती रही। 1988 में जब जाके फाइनली ईरान इराक वॉर ख़त्म हुई, तो उस समय तक ना तो ईरान जीत पाया ना इराक जीत पाया, लेकिन दो चीज़ें ज़रूर हुई कि इराक को बमबारी देने के कारण से इराक के अंदर असला बारूद की मात्रा बढ़ चुकी थी। तो इराक जो है अब वो अपने आप को, खास करके सुन्नी सद्दाम हुसैन जो था, वो अपने आप को एक बहुत बड़ा लीडर मानने लगा था। और जाहिर सी बात है कि सुन्नी मुसलमानों में उस समय सबसे बड़ा जो लीडर था वो सऊदी अरेबिया था। तो सऊदी अरेबिया जाहिर सी बात है ये नहीं चाहता था कि भाई उसके सामने इराक का सद्दाम हुसैन जो खुद एक सुन्नी है वो एक कॉम्पिटिटर बन के आए। तो इराक को कट्टू साइज़ करना था। उसके लिए 1990 में अमेरिका ने गल्फ वॉर 1 करके जो है इराक को कट्टू साइज़ किया। खैर, वो एक अलग चर्चा है। हमारा कंसर्न ईरान से। ईरान में ये हुआ कि 1988 में जब ईरान इराक की लड़ाई ख़त्म हुई, ईरान को एक चीज़ समझ आ गई कि लॉन्ग रन में भी अमेरिका उसको तंग करेगा, क्योंकि अमेरिका का जब तक वो एलाई नहीं बनता है तब तक अमेरिका उसको तंग करेगा। 1988 से अमेरिका को इस पर्टिकुलर तंग करने वाले अप्रोच से रोकने के लिए ईरान ने एक नई रणनीति अपनाई। रणनीति के तहत उसने ये किया कि ईरान ने न्यूक्लियर बम बनाने की कोशिश करी। उसने न्यूक्लियर ब्लैक मार्केट जो उस समय लगी हुई थी, वो ब्लैक मार्केट लगाने वाला और कोई नहीं बल्कि पाकिस्तान का अब्दुल कादिर खान था, जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट था, जिसने एक न्यूक्लियर बाज़ार ब्लैक मार्केट लगा रखी थी, जिसमें वो न्यूक्लियर के ब्लूप्रिंट से लेके न्यूक्लियर बम कैसे बनाना, इन सारी चीज़ों को वो बेचता था। तो जाहिर सी बात है कि ईरान उसका एक कस्टमर बना और ईरान ने उस समय अब्दुल कादिर खान से सहायता लेते हुए न्यूक्लियर परमाणु बम बनाने की कोशिश शुरू करी। 2005 तक परिस्थिति ऐसी आ गई थी कि 2005 तक ईरान में उस समय जो उसका राष्ट्रपति था मोहम्मद अहमदीनेजाद, उसने ये तक डिक्लेयर कर दिया था ओपनली कि ईरान के पास परमाणु बम की क्षमता बनाने की आ चुकी है और बहुत शॉर्ट नोटिस पे वो परमाणु बम बना लेगा। जाहिर सी बात है कि अगर ईरान परमाणु बम बनाएगा तो इसकी वजह से सबसे पहला खमियाजा जो भुगतना पड़ेगा वो सऊदी अरेबिया को भुगतना पड़ेगा। दूसरी दिक्कत ये थी कि अगर ईरान के पास परमाणु बम होता है तो इस ईरान के परमाणु बम के कारण इसराइल जो है वो भी एक तरीके से नाखुश होगा, क्योंकि इसराइल को ये पता है कि भाई कल को अगर कोई ऐसी हादसा मिडल ईस्ट में हो जाए तो ईरान अपना परमाणु बम हम के ऊपर दाबने में कोई कोशिश और कोई कसर नहीं छोड़ेगा। जब ये डिबेट चल ही रहा था तो उस समय अमेरिका में एक नया सोच आया। अमेरिका में सोच ये आई कि चलो, ईरान ने अगर परमाणु बम को बनाने की कोशिश की है और अगर वो कह रहा है कि उसके बाद परमाणु बम को असेंबल करने की क्षमता बहुत शॉर्ट नोटिस पे है, तो ग्रेजुअली कोशिश करते हैं कि उसको अकोमोडेट करें, रादर देन कि ये कोशिश करने के बजाय कि उसको आइसोलेट करें। तो उस समय जो ओबामा राष्ट्रपति था अमेरिका का, उसने एक निर्णय ये लिया कि ठीक है, हम ईरान के साथ एंगेज करते हैं, उसके साथ एक ऐसी न्यूक्लियर डील करने की कोशिश करते हैं जिसके तहत हम ये उसको कन्विंस करने की कोशिश करें कि भाई आप लॉन्ग रन में अपने परमाणु बम को ना डेवलप कीजिए, बल्कि अपना जितना भी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है उसको पीसफुल यूज़ के लिए, सिविलियन यूज़ के लिए ही केवल रखिए। जैसे ही ये निर्णय इम्प्लीमेंट होना चालू हुआ, 2007 में कई ऐसी रिपोर्टें आईं और उन रिपोर्टों के तहत एक चीज़ फाइनल होकर पता चली कि ईरान, इराक, सीरिया, लेबनान, इन सारे इलाकों में बहुत भारी मात्रा में गैस की डिस्कवरी हुई है।
और ये गैस की डिस्कवरी सिर्फ ईरान, इराक, सीरिया, लेबनान तक नहीं, बल्कि ये पैलेस्टीन की टेरिटरी जो कि इज़राइल के एकदम बगल में थी, जो कि वेस्ट बैंक वाला इलाका था, वहाँ तक की ये डिस्कवरी हुई। लेकिन इज़राइल की जो टेरिटरी थी उसके अंदर नहीं किसी प्रकार का ऑयल एंड गैस निकला, बल्कि उसके बगल वाली जो वेस्ट बैंक की टेरिटरी थी वहाँ तक ये ऑयल एंड गैस के रिजर्व पाए गए। अच्छा, अब हुआ क्या, जाहिर सी बात है कि जब ये ईरान को मालूम चला कि भाई हमारे पास पहले भी ऑयल था, हमारे पास पहले भी गैस थी, लेकिन अब हमारे गैस रिजर्व्स की डिस्कवरी ऐसी हुई है कि मालूम चला है कि और गैस हमारे पास है फ्यूचर में, तो ईरान को एक चीज़ तो समझ आ गई कि 2007 में कि भाई फ्यूचर जो है जियोपॉलिटिक्स का वो गैस होगा। ऑयल जो है उसकी ग्रेजुअली डिमांड घटेगी, क्योंकि 2007 तक ग्लोबल लेवल पे क्लाइमेट चेंज में ऐसे डिबेट चल रहे थे कि वहाँ पर ये बात बोली जा रही थी कि भाई हमें ऑयल के सब्सटीट्यूट ढूंढने हैं। तो जाहिर सी बात है कि ऑयल का सबसे बड़ा क्लीन एनर्जी लेवल पे अगर कोई सब्सटीट्यूट है तो वो गैस है। अब गैस की मात्रा अगर ईरान, इराक, सीरिया, लेबनान और वेस्ट बैंक पैलेस्टीन के इलाके तक पाई जाएगी, और दूसरी सबसे बड़ी बात कि गैस के रिजर्व अगर सबसे ज़्यादा विश्व तौर पर देखें तो वो रशिया में उसके बाद पाए जाते हैं, तो एक चीज़ तो तय हो गई थी 2007 में कि अमेरिका को ये समझ आने लग गया कि भाई कुछ भी हो, कम से कम ये जो गैस इकोनॉमी है नंबर 1 ये डेवलप नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये गैस इकोनॉमी डेवलप हुई तो सबसे पहला उसका खमियाजा ये होगा कि जितने भी ऑयल प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं, खास करके जो सऊदी अरेबिया था उस समय जो प्रिंसिपल ऑयल सप्लायर और प्रोड्यूसर था वर्ल्ड का, उसको भी ये समझ आ गई कि भाई हमारी महत्व घटेगी, हमारी इंपॉर्टेंस घटेगी। उसके बाद अमेरिका को भी ये लगा कि भाई हम जो हैं हमारा इन्फ्लुएंस घटेगा, क्योंकि ईरान जाहिर सी बात है हमारे खिलाफ है, हमारा 1979 से अलायंस तोड़ के बैठा है, और ईरान अगर हमारे खिलाफ है तो ईरान जाहिर सी बात है कि रशिया और चाइना के प्रतीक जाएगा, और रशिया और चाइना के साथ एक अलायंस बना के लॉन्ग रन में वो हमारे इन्फ्लुएंस को मिडल ईस्ट में घटाएगा। और ये चीज़ अब इसराइल को भी खटकने लगी। इसराइल को लगा कि भैया अगर मान लीजिए रशिया, चाइना, ईरान, इराक, लेबनान, सीरिया और ये पूरा इलाका अप टिल ऑल द वे वेस्ट बैंक वाले इलाके में अगर एक गैस का कंसोर्शियम बन जाता है, अगर एक गैस का कोलिशन बन जाता है, तो कल को तो हमारी कोई इस इलाके में इज्जत बचेगी ही नहीं। तो 2007 में एक ये निर्णय लिया गया, और इस निर्णय के तहत एक ये प्लान बनाया गया कि इस पूरे इलाके में एक इंस्टेबिलिटी क्रिएट करनी पड़ेगी। अमेरिका भी उस समय चाहता था कि किसी न किसी तरीके से कोई ना कोई कोशिश करके एक इंस्टेबिलिटी क्रिएट की जाए। अब जाहिर सी बात है कि ये इंस्टेबिलिटी कैसे होगी, पर उस समय इस इंस्टेबिलिटी के बारे में जब चर्चा चल रही थी तो अमेरिका उस समय ये भी कोशिश कर रहा था कि कोशिश करते हैं कि ईरान का पहले तो न्यूक्लियर वाला इशू रिजॉल्व करते हैं, और अगर मान लीजिए ईरान का न्यूक्लियर वाला इशू रिजॉल्व हो जाता है तो ओबामा के मन में एक बात ये भी थी कि ईरान से फिर हमें एक गैस का कोलिशन बना के उसको रशिया और चाइना से दूर कर लेंगे। तो अगर यूएस के साथ वो जुड़ जाता है न्यूक्लियर इशू पे, तो कल को उसको गैस के इशू पे भी जोड़ने में कोई आपत्ति नहीं होगी। इसी कॉन्टेक्स्ट में 2009 के आसपास ये हुआ कि ईरान के साथ अमेरिका ने एंगेजमेंट करके 2010 में एक न्यूक्लियर डील भी अनाउंस करी, और ओबामा उस न्यूक्लियर डील का चैंपियन था। तो ओबामा के मन में दो चीज़ें चल रही थी। पहला कि ईरान के न्यूक्लियर इशू को रिजॉल्व करो कि कल को ये न्यूक्लियर परमाणु बम ना बनाए, क्योंकि यदि इन्होंने बम बना लिया तो उससे इसराइल को दिक्कत होगी, सऊदी अरेबिया को दिक्कत होगी, हमें भी दिक्कत होगी, यूरोप के बाकी देशों को भी दिक्कत होगी। और दूसरा अमेरिका के मन में ये चल रहा था कि यदि मान लीजिए कि ये गैस का कोलिशन जो है रशिया चाइना के साथ अगर ईरान बनाए, उस रशिया चाइना के गैस कोलिशन को तोड़ने का सबसे सरल तरीका है कि न्यूक्लियर डील देकर उसको एक तरीके से अपने वश में करने की कोशिश करो। हो सकता है कि ईरान जो है दोबारा से अलायंस हमारे साथ बना ले लॉन्ग रन में। पर उस समय यही हुआ कि अमेरिका ने न्यूक्लियर डील तो दे दी, लेकिन न्यूक्लियर डील के बाद जब उसने अपने पत्ते खोले और 2010 में ईरान को बोला कि देखिए हम तो चाहते हैं कि गैस का कोलिशन आप हमारे साथ बनाएं, तो उस समय ईरान समझ गया, ईरान को ये बात समझ आ गई कि ये गैस का कोलिशन नहीं बनाना चाह रहा है अमेरिका, वो सिर्फ ये चाह रहा है कि भाई ईरान का दबदबा जो है इस पूरे इलाके में लॉन्ग रन में ना रहे, और इस दबदबे को रोकने के लिए वो ईरान को बेसिकली अपने वश में लाना चाहता है, ताकि ईरान रशिया और चाइना के साथ मिलकर कल को एशिया के जो देश हैं उनको गैस सप्लाई ना करे, बल्कि यूरोप के देशों को सप्लाई करे, जो कि वैसे भी अमेरिका के एलाई हैं। अब जब 2010 में ईरान ने इस चीज़ को लेके एक नेगेटिव ओपिनियन दिया और उसने बोला कि नहीं हम ये काम नहीं करेंगे, हम रशिया और चाइना के साथ मिलकर एशिया को गैस सप्लाई करेंगे, हम चाहते हैं कि इंडिया को गैस सप्लाई हो, एशिया के मार्केट्स में गैस सप्लाई हो, तो अमेरिका इससे नाखुश हुआ, क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता था कि भाई एशिया में चाइना, इंडिया ये लोग जो हैं गैस के सप्लायर्स और एक तरीके से गैस को खरीदें, क्योंकि अगर इंडिया चाइना गैस को खरीदेंगे तो वो क्लीन एनर्जी के सिर्फ चैंपियन नहीं बनेंगे, बल्कि उनका ग्रोथ होगा, और उस ग्रोथ से फिर से वही बात है कि अमेरिका की इन्फ्लुएंस का
इवेंचुअली इस एरिया में घटेगा, क्योंकि अमेरिका कभी भी नहीं चाहेगा कि भैया इंडिया या चाइना इस प्रतीक इतने लार्ज हो जाएं, इतने बड़े हो जाएं कि कल को उनका इन्फ्लुएंस अमेरिका पे भारी पड़े। तो अमेरिका के मन में कभी भी ये नहीं था कि ये जो ईरानियन गैस है ये सारी की सारी शिफ्ट होकर वहाँ जाए। अब जाहिर सी बात है कि अमेरिका उसको काउंटर करना चाहता था। अब इसको काउंटर करने के लिए 2011 में ओबामा ने उस समय एक नया खेल खेला और उसने कहा कि मैं पूरे अरब वर्ल्ड में एक इंस्टेबिलिटी क्रिएट कर दूंगा, जिसकी वजह से ईरान के ऊपर भी दबाव पड़ेगा। और वो इंस्टेबिलिटी 2011 में शुरुआत हुई विद रिस्पेक्ट टू क्रिएशन ऑफ अरब स्प्रिंग। तो 2011 में जब CIA ने अरब स्प्रिंग की शुरुआत करी तो अरब स्प्रिंग का पूरा ऑब्जेक्टिव यही था कि ईरान के आसपास के सारे देशों में इतनी खलबली मचा दो कि ईरान को लगे कि कहीं अगला नंबर मेरा ना हो। और जाहिर सी बात है कि जब अरब स्प्रिंग स्टार्ट हुआ तो आप देखिए कि अरब स्प्रिंग के सबसे इंपॉर्टेंट देश जिसमें अरब स्प्रिंग की मूवमेंट स्टार्ट हुई वो कौन सा था। उसमें से सबसे महत्वपूर्ण देश था सीरिया, क्योंकि सीरिया एक ऐसा देश था जिसमें 2007 में ये पाया गया रिपोर्ट्स के तहत कि यहाँ पर ऑयल है। तो जाहिर सी बात है कि सीरिया को अब अमेरिका का एक पेट प्रोजेक्ट बन चुका था कि उसको एक फेल्ड स्टेट डेजिग्नेट किया जाए। और वो फेल्ड स्टेट डेजिग्नेट करने के लिए अमेरिका ने ये अरब स्प्रिंग की नई मुहिम चलाई। अब अरब स्प्रिंग की जब मूवमेंट चली तो इसमें दिक्कत ये हुई कि भाई बाकी मिडल ईस्ट के देशों में भी टूनीशिया से लेके इजिप्ट से लेके हर जगह अरब स्प्रिंग फैलने लगा। और जब ये अरब स्प्रिंग फैलने लगा तो सऊदी अरेबिया भी अमेरिका को बोला कि भैया कल को अगर ये अरब स्प्रिंग हमारे यहाँ हो गया, हम तो मोनार्की हैं, हमारे यहाँ अगर ये अरब स्प्रिंग हो गया तो हम भी आपका साथ नहीं देंगे। तो उस समय ये हुआ कि अमेरिका के रिश्ते सऊदी अरेबिया से भी ख़राब हुए, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स UAE से भी ख़राब हुए। ईरान को कंट्रोल करने के चक्कर में उसने सबसे बड़ी चीज़ ये कर दी कि उसने सीरिया के अंदर एक इंस्टेबिलिटी क्रिएट कर दी। अब सीरिया को उस समय तुरंत बचाने के लिए, क्योंकि सबको ये बात बता दें कि सीरिया एक ऐसे पॉइंट पे है कि अगर मान लीजिए कल को नेचुरल गैस सप्लाई करनी है यूरोप से लेके एशिया में, तो रशिया को ये बात मालूम थी और ईरान को ये बात मालूम थी कि सीरिया हमारे लिए एक सेंट्रल पॉइंट है। क्योंकि रशिया ऊपर से अगर सीरिया तक आता है, ईरान नीचे से अगर ऊपर सीरिया तक जाता है, तो सीरिया के थ्रू राइट साइड पे चाइना से लेके एशिया और लेफ्ट साइड पे सीरिया से पूरा यूरोप, ये पूरी मार्केट्स को कैप्चर करने का कोर फलक्रम वाला एरिया सीरिया है। तो जाहिर सी बात थी कि जैसे ही अमेरिका ने अरब स्प्रिंग के तहत सीरिया में क्राइसिस क्रिएट करने की कोशिश करी, उसी समय सबसे बड़ी चीज़ ये हुई कि वहाँ पर रशिया सीरिया को बचाने के लिए बशर अल असाद के सरकार के साथ खड़ा हो गया। ईरान तुरंत बशर अल असाद को बचाने के लिए सीरिया के साथ खड़ी हो गई। तो 2012-13 में जब अमेरिका को ये मालूम चला कि भाई रशिया और ईरान जो है ये मिलकर सीरिया को कुछ भी नहीं होने देंगे, तो अब सबसे बड़ी बात ये थी कि सीरिया में जब अरब स्प्रिंग की मूवमेंट फेल हो गई तो सीरिया में अब वायलेंस करना है। और इस वायलेंस को करवाने के लिए फिर इसराइल ने अमेरिका का साथ दिया और इसराइल और अमेरिका ने इन दोनों ने मिलकर एक नया प्रोजेक्ट चालू किया जो 2014 में अनलीश किया गया, जिसको हम कहते हैं क्रिएशन ऑफ ISIS। तो ये इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया जो है, जिसका लीडर 2014 में पूरे विश्व के सामने उभर के आता है, जिसका नाम था अबू बकर अल बगदादी। वो कोई अबू बकर अल बगदादी कोई मुसलमान नहीं था, वो मुसलमान के भेष में एक यहूदी आदमी इलियट शिमोन नाम का था, जिसको मोसाद ने ट्रेन किया था। और वो मोसाद का 18 साल से ऑपरेटिव था। उसको फ्लोरिडा में ले जाकर 2013-14 में ट्रेनिंग देकर इवेंचुअली CIA और मोसाद ने इलियट शिमोन को अबू बकर अल बगदादी बनाकर एक संगठन बनाकर सपोर्ट करवाने की कोशिश करी, जिसका नाम था ISIS। अब सबसे बड़ी बात यह थी कि जब ISIS बना 2014 में, तो ISIS ने सबसे पहले ये बोला कि भाई हम तो सीरिया में लड़ाई करेंगे। किसके खिलाफ लड़ाई करेंगे? असाद, बशर अल असाद के खिलाफ लड़ाई करेंगे। बशर अल असाद को सपोर्ट कौन कर रहा था? उसको सपोर्ट कर रहा था कि रशिया और ईरान। तो जाहिर सी बात है कि खेल बड़ा सिंपल था कि ISIS एक ऐसा टेररिस्ट संगठन होगा जिसको अमेरिका सपोर्ट करेगी, इसराइल सपोर्ट करेगी अपने एनिमीज़ को टारगेट करने के लिए। अब उस समय अमेरिका ने बाकी देशों को भी, अपने यूरोप के जितने एलाई थे उनको भी बोला, उसमें से ब्रिटेन सबसे निकम्मा एलाई था, तो ब्रिटेन ने बोला कि भाई ISIS को सपोर्ट करने के लिए हम भी आगे आएंगे। ISIS को वेपन, ट्रेनिंग, पैसा उस समय ब्रिटेन ने भी दिया। पर सबसे बड़ी बात पता है क्या थी? उस समय यूरोप में दो ऐसे देश थे जिन्होंने ISIS के इस खेल को सपोर्ट करने के लिए, अमेरिका और इसराइल के प्लान को सपोर्ट करने के लिए मना कर दिया। ये दो देश थे आपके बेसिकली फ्रांस और जर्मनी। फ्रांस और जर्मनी ने कहा कि भाई हमें नेचुरल गैस चाहिए, नेचुरल गैस हमें ईरान से लेके रशिया जैसे देशों से ही मिलेगी। तो हम बेसिकली किसी भी प्रकार का कोई ऐसा खेल नहीं खेलना चाहते कि जिसकी वजह से फ्यूचर में हमें गैस सप्लाई ना मिले। हम फ्यूचर के पर्सपेक्टिव से सोच रहे हैं। अब उस कॉन्टेक्स्ट में जर्मनी जो कि अमेरिका का एक एलाई है, फ्रांस जो कि अमेरिका का एक एलाई है, इन दोनों ने मना कर दिया कि भाई हम ISIS का सपोर्ट आपका नहीं करेंगे। और फिर जाहिर सी बात है कि अमेरिका अपनी नीच हरकत पर उतर आया और अमेरिका ने ISIS का ही प्रयोग करके फ्रांस से लेके जर्मनी तक टेररिस्ट अटैक्स करवाए। तो फ्रांस के अंदर जो
ISIS के अटैक हो रहे हैं, जर्मनी में जो ISIS की तरफ से अटैक किए गए, जर्मनी के अंदर ISIS की तरफ से एक रेफ्यूजी क्राइसिस जो 2015, 16, 17, 18 में पूरा देखने को मिला, उस पूरे प्रोसेस में सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि अमेरिका वो जानबूझ के करवा रहा था। तो जाहिर सी बात है कि जब अमेरिका इस चीज़ को करवा रहा था तो उस समय रशिया ने भी जाकर फ्रांस और जर्मनी को ये बात बोली कि भाई देख लीजिए कि आप अगर अमेरिका का साथ नहीं देते हैं तो अमेरिका आपके साथ क्या कर रहा है। तो इस पर्सपेक्टिव में सबको सामने अमेरिका का खेल क्लियर था। इसी दौरान क्या हुआ कि 2016 में जब डोनाल्ड ट्रंप इलेक्ट हुआ तो डोनाल्ड ट्रंप ने आते सार सबसे पहले ये बात बोली कि ईरान की जो न्यूक्लियर डील है हम उसको कैंसिल कर रहे हैं। उसने आते सार डील भी कैंसिल कर दी, और जैसे ही उसने डील कैंसिल करी, ईरान को अब एक चीज़ समझ आ गई कि ईरान को ये पता था कि ये डील कैंसिल करने का एक्चुअल लॉजिक यही था क्योंकि हमने उनकी गैस की डील को एक्सेप्ट नहीं किया। अच्छा, अब डोनाल्ड ट्रंप के मन में एक चीज़ थी, उसके मन में ये था कि भाई हम जो ये डील कैंसिल कर रहे हैं, न्यूक्लियर डील जो ओबामा ने करी थी, उससे क्या होगा कि ईरान की इकोनॉमी में ईरान को पैसा नहीं मिलेगा। उसका मानना ये था डोनाल्ड ट्रंप का कि भाई अगर मान लीजिए कि ईरान को पैसा नहीं मिलेगा तो ईरान सीरिया से लेके बाकी जगहों पर कैसे काम करेगा। लेकिन ईरान ने ऑलरेडी इन टाइप की चीज़ों को टैकल करने के लिए 1980 से लेके आज तक अपनी गेम प्लान को बड़ा क्लियर रखा हुआ था। ईरान को ये बात पता थी कि अगर मैं यूएस का एलाई नहीं बनूंगा तो जाहिर सी बात है कि मुझे यूएस आइसोलेट करेगा। देखिए यही फ़र्क है ईरान में और सऊदी अरेबिया में। सऊदी अरेबिया में वो सिर पे अपने बड़े बड़े वो गोले पहन लेते हैं और उनका दिमाग भी उतना ही अंडा और गोल होता है क्योंकि वो बेदिमाग लोग होते हैं। लेकिन ईरान में ऐसा नहीं है। ईरान के जो लोग हैं वो बेसिकली बहुत सोच समझने वाले लोग हैं और बड़े समझदार लोग हैं। उनको ये बात मालूम थी कि अमेरिका हमको जीने नहीं देगा चैन से। अब हुआ क्या, हुआ ये कि उस समय अमेरिका को काउंटर करने के लिए 1980 से ईरान ने बड़े सारे प्रॉक्सी ग्रुप्स बनाए हुए थे। उसमें से सबसे पहला उसने प्रॉक्सी ग्रुप बनाया हुआ था लेबनान में, और लेबनान का जो प्रॉक्सी ग्रुप था उसका नाम था हिजबुल्ला। दूसरा क्या था कि हिजबुल्ला को उसने इस प्रकार से डिज़ाइन किया था कि हिजबुल्ला को उसने सबसे पहले ये बोला कि आप लेबनान के अंदर जितने भी शियाज हैं उन शियाज के साथ राजनीतिक तौर से जुड़कर उनकी एक राजनीतिक पार्टी के तहत बनकर उभरिए। और हिजबुल्ला जो है वो अपने आप को सबसे पहले 1980 के दशक से अगर आप उसका इतिहास देखते हैं तो वो पहले अपने आप को एक राजनीतिक पार्टी की तरह से पेश करती है। शिया के इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए वो लेबनान की राजनीति में उतरती है। कई बार उसने लेबनान की सरकार में भी हिस्सेदारी करी। और आज की डेट में प्रेजेंट डे 2024 में तो परिस्थिति ये है कि हिजबुल्ला वहाँ पर सरकार के अंदर एक बड़ा महत्वपूर्ण एक्टर भी है। और दूसरा, ईरान ने यह भी कोशिश करी कि जैसे जैसे हिजबुल्ला को सरकारी फंड्स का एक्सेस मिले, जब वो सरकार का हिस्सा बने, उन्हीं सरकारी फंड्स का पैसा प्रयोग करके हिजबुल्ला का एक मिलिट्री विंग भी बनाया। अब देखिए क्योंकि लेबनान बिल्कुल इजराइल के बगल में सटा हुआ है तो जाहिर सी बात है कि भाई ईरान अगर इजराइल को टारगेट करना चाहेगा और काउंटर करना चाहेगा तो उसके लिए सबसे सरल तरीका क्या है? सबसे सरल तरीका ये है कि इजराइल के बगल वाला देश यानी कि लेबनान, उसमें एक ऐसा संगठन जिसका नाम हिजबुल्ला जिसको उसने एक राजनीतिक तौर से ट्रेन करके उसको फिर जाकर एक प्रॉक्सी ग्रुप बनाया जो आज की डेट में है। तो आज की डेट में अब आप समझिए कि लेबनान से इजराइल को इतनी चिढ़ क्यों है, क्योंकि लेबनान के अंदर हिजबुल्ला है। हिजबुल्ला पूरी ईरान से बैकिंग लेता है। बैकिंग लेने के बाद वो लेबनान की सरकार का भी एक लेजिटिमेट एक्टर है, और लेजिटिमेट एक्टर होने के साथ साथ वो आज की डेट में एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन भी अपने आप को बना चुका है इस तरीके से कि वो इजराइल के ऊपर हमले करता है। तो इजराइल और लेबनान के बीच में नंबर 1 कन्फ्रंटेशन ये आ गया। अच्छा, इसके साथ साथ इन्होंने और क्या किया, इन्होंने ये भी देखा ईरान वालों ने कि भाई चाहे कुछ भी हो, लॉन्ग रन में एक चीज़ ये भी होगी कि भाई सऊदी अरेबिया तो हमारा एक बहुत हार्डकोर एनिमी है, क्योंकि सऊदी अरेबियन सुन्नी है और ईरान शिया है। और जाहिर सी बात है कि इस्लामिक वर्ल्ड में शिया और सुन्नी के बीच में जो क्लैश चल रहा है वो क्लैश ये है कि भाई मुसलमानों का लीडर कौन होगा, वो सुन्नी होंगे या शिया होंगे। अभी तक तो सुन्नी थे क्योंकि अमेरिका की बैकिंग सारी सुन्नी और सऊदी अरेबियंस को थी। तो ईरान चाहता था कि भाई हम इस अमेरिकन इन्फ्लुएंस को तोड़ें। अभी मैंने थोड़ी देर आपको पहले ये बात बताई थी कि जब अरब स्प्रिंग क्रिएट हुआ था 2011 में, तो अरब स्प्रिंग की वजह से सऊदी अरेबिया अमेरिका से ना खुश था, क्योंकि सऊदी अरेबिया को ये बात मालूम थी कि उसको ये पता था कि लॉन्ग रन में अगर मान लीजिए मेरे मोनार्की के खिलाफ अरब स्प्रिंग आता है तो ये तो मेरे अंदर भी इंस्टेबिलिटी क्रिएट करेगा। जब अमेरिका सऊदी अरेबिया के 2012 से रिश्ते कमज़ोर होने लगे, उसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए सऊदी अरेबिया के बिल्कुल बगल वाला देश जो यमन है, यमन के अंदर पाए गए हूती रिबेल्स, उनको सपोर्ट करना जो है ईरान ने शुरू किया। अब ये हूती लोग कौन हैं? हूती जो हैं यमन के अंदर रहने वाले, ये लोग हैं शियाज, और ये यमन के अंदर एक भारी मात्रा में एक पॉपुलेशन के तौर वहाँ पर प्रेजेंट है। तो इन हूतियों को एकजुट करके ईरान ने एक वहाँ पर भी प्रॉक्सी ग्रुप बनाया जिसका नाम था अंसार अल्लाह। और अंसार अल्लाह जो हैं ये हैं कुछ नहीं, ये हूतीज़ हैं।
तो आज की डेट में अब आप सोचिए कि ईरान सऊदी अरेबिया के बगल में यमन के अंदर हूतियों को सपोर्ट कर रहा है अंसार अल्लाह नाम का संगठन बना के, और ये अंसार अल्लाह का संगठन किन लोगों का है? ये हैं शियास। और आज की डेट में सऊदी अरेबिया के बिल्कुल बगल में नाक में दम करने वाले लोग ये हैं हुतीस। अब सऊदी अरेबिया अगर किसी को भी तेल बेचता है तो वो जाहिर सी बात है कि यमन के थ्रू होते हुए निकलता है, और पिछले 1 साल से सऊदी अरेबिया के इस तेल के ट्रेड में ईरान के बैकिंग वाले ये जो हुती हैं, ये आज की डेट में सऊदी अरेबिया का ट्रेड टारगेट करवा रहे हैं। तो सारा खेल क्या हुआ कि भाई सऊदी अरेबिया के बगल में एक संगठन क्रिएट कर दो ताकि सऊदी अरेबिया के नाक में दम हो, और जाहिर सी बात है कि वो सिर्फ सऊदी अरेबिया नहीं बल्कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को भी तंग करेगा। तो सऊदी अरेबिया जो है रादर देन की ईरान को टारगेट करने के बजाय अपने बाजू में जो प्रॉब्लम चल रही है उसको टैकल करने में व्यस्त हो जाएगा। यहाँ पर उसने लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह का प्रयोग करके जो है इसराइल को व्यस्त कर दिया। अब ईरान को एक बात और पता थी, ईरान को ये बात पता थी कि भाई अगर मैं इसराइल को व्यस्त कर दूं लेबनान में, सऊदी अरेबिया यूएई को व्यस्त कर दूं यमन में, तो अमेरिका अपना एक और एलाई का प्रयोग कर सकता है मुझे टारगेट करने के लिए, और उसका नाम है बेसिकली पाकिस्तान। अब पाकिस्तान को टारगेट करने का क्या तरीका है? पाकिस्तान को टारगेट करने का तरीका जो है वो ईरान ने ढूंढा अफगानिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान की चाबी अफगानिस्तान में थी ईरान के लिए। कैसे? 2020-21 में जब तालिबान ने अफगानिस्तान के अंदर टेक ओवर किया, तालिबान एक सुन्नी संगठन है, जब उसने टेक ओवर किया तो अमेरिका ने सबसे पहले ये बात बोली कि भाई हम तालिबान को सपोर्ट नहीं करेंगे अब हम। और जैसे ही उसने कहा हम तालिबान को सपोर्ट नहीं करेंगे, ईरान तुरंत आगे आ गया। ईरान ने तुरंत आगे आते ही तालिबान को ये बात बोली कि भाई एक इनफॉर्मल लेवल पे, इनडायरेक्ट लेवल पे आपको बैकिंग हम देंगे, हम आपका सपोर्ट करेंगे। तो यहाँ पर ईरान ने जो रणनीति अपनाई है उसमें वो शिया सुन्नी का डिफरेंस नहीं देख रहा है, वो सिर्फ ये देख रहा है कि चाहे वो सुन्नी हो या वो शिया हो, जो भी व्यक्ति अमेरिका के खिलाफ है मैं उसके खिलाफ बेसिकली एक रणनीति के तहत उसको सपोर्ट करूँगा। तो ईरान ने उस समय अफगानिस्तान को बैकिंग देनी चालू कर दी। अफगानिस्तान के अंदर उसने एक यूनिट क्रिएट कर दिया तालिबान के फाइटरों का प्रयोग करके, और उसका नाम है फातिमा यूनिट। अब ये जो फातिमा यूनिट है जिसको आज की डेट में ईरान अफगानिस्तान में सपोर्ट कर रही है, ये तालिबानी फाइटर्स हैं जो आज की डेट में ईरान की बैकिंग लेके बार बार पाकिस्तान को तंग करते हैं। अब आप समझ रहे होंगे कि ईरान पाकिस्तान के बीच के इश्यूज, अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच के जो इश्यूज हैं, इसमें ईरान इतना बड़ा एक एक्टर क्यों बन गया। और तो और पाकिस्तान के अंदर एक संगठन है जिसका नाम है तहरीके तालिबान पाकिस्तान, जिसका नाम पाकिस्तान तालिबान भी है। तहरीके तालिबान पाकिस्तान जो है अलकायदा का ब्रेकअवे यूनिट है। जब पाकिस्तान में मुशर्रफ ने ये निर्णय लिया था कि हम अमेरिका की CIA को ओसामा बिन लादेन और अलकायदा की इंफॉर्मेशन देंगे जिससे कि अमेरिका ओसामा बिन लादेन को मारे, उस समय अलकायदा ने ये निर्णय ले लिया था कि अब हम पाकिस्तान को मारेंगे, पाकिस्तान से बदला लेंगे। तो अलकायदा ने एक अपना सेपरेट यूनिट क्रिएट करा जिसका नाम था पाकिस्तान तालिबान, जिसको हम तहरीके तालिबान पाकिस्तान TTP भी कहते हैं। अब उस समय ईरान ने ये देखा कि अगर ये TTP है, ये भी चाहे सुन्नी है, ये भी चाहे अलकायदा वाले लोग हैं, आज की डेट में अगर ये पाकिस्तान के खिलाफ रणनीति के तहत पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं तो हम भी इनका सपोर्ट करेंगे। तो ईरान ने उस समय जैसे उसने तालिबान के साथ मिलके एक फातिमा यूनिट क्रिएट किया, उसी तरीके से तहरीके तालिबान के फाइटरों का प्रयोग करके उसने एक ज़ैनब यूनिट क्रिएट किया। तो ज़ैनब यूनिट जिसको आज की डेट में ईरान सपोर्ट करता है पाकिस्तान के अंदर, उसमें तहरीके तालिबान पाकिस्तान के लोग हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ रणनीति लगा के काम कर रहे हैं। तो आज की डेट में ईरान ने, आप देखिए कि उसने यमन से लेके, सीरिया से लेके, लेबनान से लेके, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से लेके इराक तक जो अपने प्रॉक्सीज छोड़ रखे हैं, इन प्रॉक्सीज को कंट्रोल करने के लिए ईरान के पास जो फोर्स है उसका नाम है कुद फोर्स। और ये कुद फोर्स के तहत वो आज की डेट में इन सारे एक्सटर्नल यूनिट्स को सपोर्ट कर रहा है। और सबसे बड़ी ब्यूटी देखिए कि ये जितने भी प्रॉक्सी ग्रुप्स हैं, इन प्रॉक्सी ग्रुप्स को सपोर्ट करने के लिए ईरान को कोई बहुत ज़्यादा खर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि अफगानिस्तान के अंदर जितना नैर्को टेररिज्म आज की डेट में हो रहा है, जितना इलीगल ओपियम कल्टीवेशन होकर उसका वर्ल्ड वाइड सप्लाई हो रहा है, उसको ईरान कंट्रोल करवा रही है तालिबान के थ्रू, और पनाह देते हुए तालिबान को सपोर्ट भी कर रही है इस चीज़ के अंदर। तो ईरान को आज की डेट में एक्चुअल में अगर देखा जाए तो पैसे की आवश्यकता है ही नहीं। उसको ये बात पता है कि मैं अमेरिका के एलाई बिना बने रशिया और चाइना के साथ मिलकर
इवेंचुअली ये गेम खेल पाऊंगा। अब देखिए आज की डेट में इजराइल को इतनी इरिटेशन क्या है, इजराइल एक मूर्ख प्रकार का देश की तरह से व्यवहार कर रहा है अपना, क्योंकि उसको ये चीज़ समझ नहीं आ रही है कि लॉन्ग रन में अगर वो अपने आप को स्टेबल देश बनाना चाहता है और किसी प्रकार की कोई बड़ी रणनीति और जियोपॉलिटिक्स खेलना चाहता है तो उसको इलाके में पीस मेंटेन करने की आवश्यकता है। ये जो नेतन्याहू आज की डेट में बचकानी हरकतें कर रहा है, इधर उधर अटैक करके लंबी लड़ाइयाँ लड़के, ये इवेंचुअली कोई फ़ायदा नहीं देने वाली है नेतन्याहू को। क्योंकि आप चीज़ को समझिए, आज की डेट में अमेरिका का जो ऑब्जेक्टिव है वो सिंपल है। अमेरिका सिर्फ ये चाह रही है कि चाहे कुछ भी हो जाए, ईरान, रशिया, सीरिया, इराक, ये सारे देशों में जितनी भी गैस है, ये गैस रशिया और चाइना मिलकर यूरोप और एशिया की मार्केट्स में सप्लाई ना करें। और वो चाहते हैं कि इजराइल का प्रयोग हो, इजराइल कमज़ोर होता रहे, इन चीज़ों में लड़ता रहे, इन लोगों से लड़ता रहे, ताकि हमारी हेगेमनी बनी रहे। आज की डेट में अनफॉर्चुनेट रियलिटी अब इस परिस्थिति पर आ बैठी है कि ये जो सारे इवेंट्स आपके सामने आजकल हो रहे हैं, ये इवेंट्स के पीछे एक सबसे बड़ा काम ये भी है कि भाई 2024 में अमेरिका में चुनाव है, और जब बॉर्डर पे तनाव है, घर में चुनाव है, तो सबसे बड़ी बात यही है कि अमेरिका भी अपने पब्लिक को दिखाना चाह रही है आज की डेट में कि देखिए हम भी जो है अमेरिकन इंटरेस्ट्स के लिए लड़ रहे हैं। आप खुद देखिएगा कि अभी अमेरिका में चुनाव हो जाने के बाद जैसे ही, क्योंकि बाइडन की रेटिंग वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा लो है, तो बाइडन आज की डेट में इजराइल को इसी रीज़न से इन चीज़ों में सपोर्ट कर रहा है। लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म होंगे अमेरिका में, आप देखेंगे कि ये सारे मसले एकदम से फिर ठंडे पड़ जाएंगे। तो यहाँ पर जो असली खेल है, वो असली खेल जिसके कारण से ये सारी हरकतें हो रही हैं, वो बेसिकली खेल है ऑयल एंड गैस का। इस चीज़ को आप याद रखिएगा, क्योंकि इवेंचुअली गेम सिर्फ ये है कि अमेरिका, इजराइल लॉन्ग रन में ये नहीं चाहते कि ऑयल एंड गैस रशिया, ईरान, सीरिया, इराक मिलकर यूरोप से लेके एशिया तक सप्लाई करें, जिससे कि अमेरिका की हेजेमनी घटेगी। अब इस पूरे गेम प्लान में अनफॉर्चुनेट रियलिटी ये है कि सारे सुन्नी और सारे यहूदी लोग एकजुट होकर अमेरिका के पेट प्रोजेक्ट को चलाने में लगे हुए हैं, क्योंकि उनको सबको ये पता है कि भैया लॉन्ग रन में ऑयल ख़त्म होगा, गैस आएगी। गैस आएगी का मतलब ये है कि ईरान आने वाले समय में दबदबा अपना बढ़ाएगा। तो जाहिर सी बात है कि अगर आज की डेट में जितने भी सुन्नी मुसलमान अगर यहूदियों के पीछे खड़े हो गए हैं, जिनको हम कह रहे हैं कि भैया वो इस प्रकार से खेल लड़ रहे हैं कि भाई वो कहते हैं कि हमें शिया ईरान से खतरा है, आपको शिया ईरान से खतरा नहीं है, आपको खतरा इस बात का है कि आपका ऑयल खत्म हो जाएगा, ट्रेड उसका, क्योंकि ऑयल की रेलेवेंस घटेगी और आने वाले समय में गैस की रेलेवेंस बढ़ेगी। आपको ये पता है कि आपकी मार्केट, आपका धंधा खत्म हो रहा है। तो सारा का सारा खेल जो है यहाँ पर लॉन्ग रन में अगर आप देखें तो ये जियोपॉलिटिक्स सिर्फ ऑयल और गैस की है और किसी चीज़ की नहीं है। तो आई होप कि इस वीडियो के बाद अब आपको मिडिल ईस्ट को समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। धन्यवाद।